गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम यूपीएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैसा एग्जाम है, कैसा एग्जाम का पैटर्न है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सभी बातों पे एक ब्रीफ डिस्कशन करना है। इस डिस्कशन से फायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो और किस बुक को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है, कौन सी स्ट्रीम ठीक रहेगी, किस सब्जेक्ट पे कितना आपको फोकस करना है। देखिए, जब हम किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज पे या किस सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे हमें कम फोकस करना है। इन सारी चीजों में जो स्मार्ट है वो यूपीएससी को क्वालिफाई करता है। ये एग्जाम बेसिकली 3 चरणों में होता है। उन चरणों पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो, बस आपने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीटेक कर रखी है, या कोई और कोर्स कर रखा है 12th के बाद, जिसको हम ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन डिग्री के इक्विवेलेंट मान सकते हैं एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, जो इसकी एज है। जनरल के लिए मैक्सिमम एज 32 है, उसमें 6 चांस मतलब 6 बार एग्जाम आप दे सकते हो। फिर ऐसे ही एससी है, एसटी के लिए उनके लिए एज में और ज्यादा रिलैक्सेशन है, वहां पे अभी हम नहीं जा रहे। बस हमें ये देखना कि भी इसमें सब्जेक्ट कौन से आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। इसका फायदा ये होगा भी स्ट्रीम को चूज कर लोगे आसानी से और कहाँ कैसे फोकस करके पढ़ना है ये पढ़ लोगे। ठीक है, इसका जो पहला चरण है उसकी बात करेंगे हम, प्रीलिम्स। दूसरा चरण है मेंस एग्जाम। थर्ड जो स्टेप है इसका वो है इंटरव्यू। ठीक है, तो हम पहले चरण की बात करेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें 2 पेपर होंगे, जीएस और सी सेट। जीएस का पेपर होता है जो उसका सिलेबस है यही यहां पर, और सी सेट का है ये यहां। इन दोनों में से ये जो सी सेट है ना, ये है क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको सिर्फ पास करना है, मतलब 33% मार्क्स इसमें मिनिमम लेकर आने हैं। किसी बच्चे के 90% हो या 33% हो या 50% हो, पास माना जाएगा। इसमें मेरिट में ये नंबर नहीं ऐड ऑन होंगे। ये है दूसरा पेपर जीएस, ये इसके आधार पर मेरिट बनती है। ठीक है, अब आप यहां से ये देखोगे आपकी स्ट्रीम कौन सी बेटर होती है, आपको किस किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है। ठीक है, प्रीलिम्स जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इस एग्जाम में जीएस वाले पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, ये होगा 200 का। ठीक है, इस सी सेट वाले में 80 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 2.5 मार्क्स का, ये भी 200 नंबर का। इसका 33% क्या होगा, 200 का 33% हो जाएगा लगभग 66 67। इस पेपर में आपको सिर्फ 67 मार्क्स लेने हैं। अगर 67 से कम रह गए तो आपका ये एग्जाम चेक नहीं होगा, तो इसको क्वालिफाई करना आपके लिए मस्ट है, ये ध्यान रखना है भाई सबसे पहले। अब होगी मेरिट इस आधार पे, पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, कॉम्प्रीहेंशन, डिसीजन। देखिए इसमें होता क्या है, सी सेट का पेपर, इसमें आपसे इंग्लिश का नॉलेज, कैसी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, कैसी आपकी कॉम्प्रीहेंशन है, कैसी आपकी रीडिंग स्किल है, इन सारी चीजों पर बात होगी। दूसरी बात होगी रीजनिंग पे,
लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, आप सोचते कैसे हो। और तीसरी बात होगी मैथ्स पे, मैथ्स के जो सिंपल 10th लेवल तक का मैथ्स पूछा जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसकी तैयारी करने के लिए आपको ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। हम मुख्य विषय की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्टडी आप अपने स्कूली एजुकेशन के साथ कर सकते हो। इसमें देख लो एक बार फिर से, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों के पैराग्राफ आएंगे, ठीक है। कैसे आप उनको कॉम्प्रीहेंशन, कैसे उनको समझते हो, कैसे उनका सॉल्यूशन निकालते हो, कैसी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो सारी की सारी इस एग्जाम के थ्रू आपकी चेक करी जाएगी। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग कि भाई लॉजिक लगा के सोच सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग कि भाई कोई जैसी चीज दिख रही है उसके अगेंस्ट जाके भी सोच सकते हो, उसकी आलोचनात्मक भी सोच सकते हो कि नहीं आप। क्योंकि हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। इसमें आपको ये देखना, जो दिख रहा है हमेशा वो नहीं होता। ये रीजनिंग की स्किल्स है। और फिर लास्ट में है ये मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट्स, टेबल, 10th क्लास में है ना, ये बार डायग्राम, ये ऐसी चीजें, ये सिलेबस है सी सेट का। इसमें आपको 200 का 33%, ठीक है, वो लेके आना है 66, और 66 में आप क्वालिफाई हो जाओगे। यहां पे आने के बाद फिर होगा ये पेपर, ये है 200 नंबर का। दोनों ही नेगेटिव मार्किंग है इनमें। अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपने वो गलत करा तो इसमें 0.3 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.3%, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसका सिलेबस है ये 1/3 नेगेटिव होता है इसमें। तो 0.3 का मतलब है 1 में से 0.3 नेगेटिव और 2 में से 0.6 नेगेटिव। तो हर क्वेश्चन जो 2 नंबर का है, अगर उसने आप उसको आपने गलत कर दिया तो आपका 0.6% इतना मार्क्स कट जाएगा। अगर ठीक कर दिया तो 2 मिल गए, अगर गलत कर दिया तो इतना घट गया। ये होता है नेगेटिव मार्किंग। तो हमें ध्यान रखना होता है भाई, हम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो हमारे, जो हम, जिनको हम श्योर हैं जिनके ऊपर, ठीक है। अब सिलेबस की बात करें भाई, बता दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसका सिलेबस हम देखेंगे क्योंकि यहां से मेरिट बनेगी 200 मार्क्स में से आपके कितने नंबर हैं। ये क्वालिफाई नेचर का है, इसको पास करना है, इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। देखिए पहला काम क्या है इसमें, जो सिलेबस में हम बात करें, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट इवेंट्स का मतलब होता है जो समसामयिकी, जो प्रेजेंट समय में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जिनका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंपॉर्टेंस है। इसका क्या मतलब है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको मैगजीन्स पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए, और वो करंट अफेयर पढ़ना है जिसकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं भी वहां पे चोरी कर ली किसी ने, वहां पे किसी का मर्डर कर दिया गया, वहां पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं। मैंने पिछली क्लास में बताया था भी न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है और एक बड़ा पार्ट प्ले करता है भाई करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्लियर है भाई पहला टॉपिक इसमें, ठीक है, सिंपल है। अब अगर दूसरा टॉपिक बात करें, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत की और संसार की भूगोल या ज्योग्राफी। भारत का भूगोल और संसार का भूगोल। भूगोल का मतलब आपने अगर पढ़ा है ज्योग्राफी में, रिसोर्सेज बाई फिजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और फिजिकल ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इसके बारे में देखो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रिसोर्स क्या क्या है, कहाँ, कहीं पे सोना है, कहीं पे कोयला है, कहीं पे कुछ लोहा है, आयरन है, तो ये क्या है, रिसोर्सेज। यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाएगी।
सोसाइटी सोशल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। हमें भारत और विश्व की ज्योग्राफी की बात इसमें पढ़नी है। तीसरा है इंडियन हिस्ट्री एंड INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्र आंदोलन। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए यहाँ पे INM, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आता है। भारत का इतिहास है तो क्या जो आधुनिक इतिहास है, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, क्या वो इतिहास का हिस्सा नहीं है? वो भी है, बट उसके बाद भी अलग से मेंशन कर रखा है कि भाई इस पार्ट पे ज्यादा आपको फोकस रखना है। जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उस पे ज्यादा फोकस करके पढ़ना। जहां भी हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स का जिक्र हो, भाई अपने जो आज के फ्रीडम स्ट्रगलर थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, ऐसे इन अगर लीडर्स की बात हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। भारत के इतिहास के साथ हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी पढ़ना है। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का मतलब है, हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था के फील्ड में चले गए, लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास। अब बोलोगे जी समझ नहीं आया, जिसमें पॉवर्टी, गरीबी के बारे में पढ़ना है। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है जननांकी, इसका मतलब है पॉपुलेशन, भाई जनसंख्या हमारे लिए एसेट है या प्रॉब्लम है। देखिए अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उस देश में समस्या होंगी। अगर उसी जनसंख्या को हम एसेट में कन्वर्ट कर दे, अच्छी हेल्थ दे दें, अच्छी एजुकेशन दे दें, तो पूरे संसार में क्या करेगी? भाई भारत के नाम से काम करेगी और भारत के लिए कमाएगी। ठीक है, तो उसका जिक्र हमें करना है। SD, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास। ये एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब है कि इस तरीके से विकास करना है हमें, ताकि आने वाली फ्यूचर की जो जनरेशंस हैं उनके लिए भी रिसोर्स बच जाए। हमें ऐसे अपनी जरूरतों का पूरा करना है ताकि आने वाली जनरेशंस की भी जरूरतें पूरी होती रहे। उस समय हम पढ़ लेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सामाजिक क्षेत्र में इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है नई नई पहल, भाई कितनी पॉलिसी भारत सरकार। सामाजिक क्षेत्र का मतलब होता है गरीबी को हटाने के लिए, भाई कास्टिज्म को हटाने के लिए, जो रिच और पुअर मैन है उनके बीच के गैप को समाप्त करने के लिए, सोशली लोगों को इक्वल बनाने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव सरकारें लेती हैं, उन इनिशिएटिव का जिक्र इस पार्ट में हम करेंगे। क्लियर है? फिर है इन्वायरमेंट से रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज। इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें, इन्वायरमेंट भी एक ज्योग्राफी का हिस्सा है, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने सिलेबस में इसको अलग से मेंशन कर रखा है। तो इन्वायरमेंट से जुड़ी कोई भी घटना, कोई भी संसार की पहल, देश मिलके कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं इन्वायरमेंट की दिशा में, वो इंपॉर्टेंट होगा। साथ में क्लाइमेट चेंज, जो डेवलपमेंट के कारण हमारे क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। उसके क्या फायदे हैं या नुकसान है, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ पे, उसको, उससे जुड़े मुद्दों को हमें पढ़ना है। फिर लास्ट है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में सिर्फ 9th और 10th लेवल तक की साइंस आपको पढ़नी है जनरल साइंस में। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पेपर, जिसको प्रीलिम्स के नाम से जाना जाएगा। 200 मार्क्स का है। इसमें एक भाई कितनी वैकेंसी है, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा, उस आधार पे इसकी मेरिट बनेगी। और जो इस स्टेज को क्लियर करेगा वो दूसरी स्टेज यानी मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये होगा परी, इसके बाद होगा मेंस। अब मेंस का अलग सिस्टम है। अब यहां से पास होने के बाद आप चले गए मेंस में। प्री क्लियर होने के बाद उसके
3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद आपका सेकंड एग्जाम होगा, जिसको बोला जाता है मेंस एग्जाम। अब इसके सिलेबस की हमें बात करनी है। मेंस एग्जाम का सिलेबस, इसमें कई पेपर हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ठीक है। जो ये दो पेपर हैं ये भी क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इन लगभग 300 मार्क्स का ये है, 300 का ये है। 25% इसमें जरूर चाहिएंगे, 25% यहां जरूर चाहिएंगे। अगर आप इन दोनों पेपर में 25% ले लेते हो तो जो दूसरे पेपर होंगे, देखिए आगे एक बार, 4 पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट 5, 6 और ऐसे 7। ये पेपर कब चेक होंगे? जब यहां पे आपने क्वालिफाई करा होगा। एनी ऑफ द लैंग्वेज का मतलब है संविधान के अंदर 22 भाषाएं हैं, हमारे संविधान ने जिनको मान्यता दी है, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को आप चुन सकते हो। और दूसरा कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है। इसमें भी कॉम्प्रीहेंशन चेक होगा आपका, भाई प्रेसी राइटिंग, राइटिंग स्किल्स चेक होंगी, ठीक है। कुछ ग्रामर चेक हो सकती है। और जब इन दोनों एग्जाम में, पेपर 1 या पेपर 2 में, दोनों को अलग अलग क्वालिफाई करना है 25% मार्क्स लेके, और ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है। इनके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, इनको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। समझ आ गया भाई? पहला पेपर क्वालिफाइंग, दूसरा पेपर भी क्वालिफाइंग। मेंस की हम बात कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। इसमें बताया प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, साथ में भाई कुछ ग्रामर, कुछ राइटिंग स्किल, इस हिसाब की चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। और अब जो मेंस जो एग्जाम है उसका जो मुख्य सिलेबस होता है, इसमें है 4 तो जीएस के पेपर है, जनरल स्टडी के पेपर। अब इनका सिलेबस देख लो, यहां से आपको पता चलेगा भी किस किस बुक को पढ़ना है। मैथ्स को कितना पढ़ना है, साइंस को कितना पढ़ना है, फिजिक्स को कितना पढ़ना है, हिस्ट्री को कितना पढ़ना है, ज्योग्राफी को कितना पढ़ना है। क्योंकि जब हमें सिलेबस होगा, मैंने पहले भी बताया है कि जितना पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना नहीं पढ़ना। और जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट इस चीज को समझ लेता है कि मुझे कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, वो सिलेक्शन के अपने जो चांसेस है उनको बढ़ाता है। जीएस फर्स्ट, ये सारे के सारे जो एग्जाम है ये 250 मार्क्स के हैं। लगभग हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, और उस ये पैटर्न बदल सकता है। और हर पेपर का जो टाइम पीरियड है वो है 3 आवर्स। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको लिखना है 250 वर्ड्स में या 200 वर्ड में आंसर। 10 मार्क्स का होगा, 200 वर्ड्स में लिखना होगा, कई बार 150 वर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। और 3 आवर्स का ये पेपर होगा। जो GS1 है उसके सिलेबस की हम बात करें, ये है पहला एग्जाम, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय विरासत एवं संस्कृति। मतलब देखिए ध्यान से, हिस्ट्री का पार्ट है हमारा कल्चर और विरासत। हेरिटेज का मतलब है हमारे इतिहास ने हमें क्या दिया है। जैसे अगर हम लाल किले की बात करें, अगर हम ताजमहल की बात करें, ये क्या है? हमारी हेरिटेज और कल्चर का पार्ट है। हमने मंदिर कैसे बनाए, हमने बिल्डिंग कैसे बनाई, ठीक है, हमने और अलग स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाए हैं, कैसी हमारी बिल्डिंग बनाने की जो स्टाइल रहे हैं वो दूसरे संसार के जो अन्य देश हैं या अन्य सिविलाइजेशंस हैं उनसे कैसे डिफरेंट हैं, या फिर उनमें से हमने क्या क्या चीजों को अडोप्ट करके हमने यहाँ भी इम्प्लीमेंट करा है। तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पढ़ना है। उसके बाद है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ध्यान से सुनना भाई,
हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, विश्व की इतिहास और विश्व की ज्योग्राफी, इसको पढ़ना है। पहले पेपर में हमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस करना है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, जैसे भाई किसी राजा के बारे में, जैसे अकबर है, अकबर ने क्या बनाया, उसकी इकोनॉमी कैसी थी, कैसे वहां पे बिल्डिंग बनी, कैसी मस्जिदें थी, जो उसका कल्चरल पार्ट है बेसिकली, उस पे ज्यादा ध्यान रखना है, ना कि उसके पॉलिटिकल पार्ट पे। ठीक है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। अब समाज में महिलाएं, ठीक है, जो सामाजिक इशू हैं, एजुकेशन की बात कर सकते हैं भाई, जो ओल्ड मैन है, बड़े बूढ़े हैं, उनकी बात कर सकते हैं। समाज पे प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का, उसकी बात हम कर सकते हैं। जो भी सोशल इशू है सोसाइटी से रिलेटेड, वो हमें इस एग्जाम में पढ़ने हैं। तो GS1 ये होगा सिलेबस। इसके ये 4 पेपर है, ध्यान से देखो। GS1 का पता चल गया अभी सिलेबस। अब है GS2, गवर्नेंस, शासन। कैसे भाई हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ पर काम करता है, किसकी क्या पावर है, क्या सिस्टम है पूरा का पूरा अपने देश की गवर्नेंस का, कैसे राज करा जाता है, कैसे लोगों पे रूल होता है, ये सारा का सारा हमें सिस्टम इसमें पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के बारे में पढ़ना है। ठीक है। पॉलिटी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ठीक है। सामाजिक न्याय का मतलब सोशल जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी के इक्वल अपॉर्चुनिटी देना आगे बढ़ने की। इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए हमें कई बार किसी एक वर्ग को अलग से सपोर्ट करना पड़ता है। मान के चलो क्या, जैसे हमें यहाँ से 100 मीटर भागना है और आपकी पैर में दर्द है और मैं हूं ठीक, तो क्या 100 मीटर दोनों अगर हम भागे तब हमारा ये कंपेयर होगा कि भी कौन सा ज्यादा रेसर है? नहीं, क्योंकि आपकी एक पैर खराब है, तो आपको 30 मीटर भागना है, मुझे 100 मीटर भागना है, तब हो सकता है भाई हमें पता चले भाई किसकी क्या स्पीड है। समझे? तो सोशल जस्टिस, इसके बारे में हमें पढ़ना है। एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ है भाई? भारत के दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है, ट्रेड को लेकर। कई बार जो हमारे देश के साथ जिनकी बाउंड्री लगती है, उनकी बाउंड्री को लेकर हम कैसे अपने रिलेशन डेवलप करते हैं दूसरे देशों के साथ, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखें और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, इस बारे में हमें पढ़ना है GS के सेकंड पेपर में। अब है GS का थर्ड पेपर, टेक्नोलॉजी, तकनीक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं भाई, विज्ञान शब्द नहीं है इसमें, टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, यहां पे इकोनॉमिक्स की बात आई है। इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, जो हमारी इकोनॉमी होती है उसको पढ़ना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बायोडाइवर्सिटी, फिर से ये इन्वायरमेंट से जुड़ा एक मुद्दा है, बायोडाइवर्सिटी। पर्यावरण, सिक्योरिटी होता है सुरक्षा, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है जैसे भूकंप आ गई, सुनामी, सूखा, बाढ़। ठीक है, ये क्या है? सारी के सारे नेचुरल डिजास्टर हैं, प्राकृतिक आपदाएं। और कई बार क्या होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी एक डिजास्टर है वो, बट नेचुरल डिजास्टर नहीं है। इनका हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, उसको इसमें पढ़ना है कि भाई एक आम आदमी इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या पॉलिसी बना रखी है, और हमारे पास क्या है इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, ताकि कम से कम या मिनिमम पॉसिबल नुकसान हो। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमें GS थर्ड में पढ़ना है। GS4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र,
इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा, और एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि। एथिक्स का मतलब हमें जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं, किस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये नीति शास्त्र हमें बताता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, ये ईमानदारी का एक एडवांस्ड रूप मानो इसको। इंटीग्रिटी का मतलब है कि भी जो हम जैसा हम अंदर से सोचते हैं वैसा हम बाहर भी, ऐसा नहीं भी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, ये जो क्वालिटी है इंटीग्रिटी की, ये सबसे सुप्रीम क्वालिटियों में एक मानी जाती है। और एप्टीट्यूड हमारी अभिरुचि क्या है, हमारा नजरिया क्या है चीजों को लेकर, हमारा अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है चीजों के प्रति तो उसको हम पढ़ेंगे इस पेपर में। 250 250 250 250 1000 तो यहां हो गए, क्लियर है, ये चार हैं। अब बताओ कहां पे फिजिक्स है भाई, इसमें कहां पर केमिस्ट्री है कहीं पे मैथ्स, ये तो सारे के सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं। यही चीजें तो हम पढ़ रहे हैं स्कूल में, यही चीजें तो पढ़ोगे कॉलेज में, तो क्यों स्कूल से क्यों नहीं तैयारी शुरू होगी भाई? पढ़ने का तरीका बदलना है, सिर्फ फैक्ट नहीं, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको अप्लाई करना है अपने डेली लाइफ के अंदर। तो हम स्कूल के साथ कॉलेज के साथ इजीली स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे टीचर होने चाहिए या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो ये चार पेपर हैं भाई। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ये पी है भाई, यहां पे हमें एक सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना है। यहां पे आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, मान लिया यहाँ पे आपने हिस्ट्री ले लिया, ऑप्शनल हिस्ट्री लोगे तो वो जीएस पेपर में भी हिस्ट्री आया था, ज्योग्राफी लोगे तो ज्योग्राफी भी वहां पे था। अगर आपने फिजिक्स ले लिया मान के चलो, तो फिजिक्स ऑप्शनल के लिए फिजिक्स भी पढ़नी है, और बाकी जो चार पेपर हैं उसमें फिजिक्स नहीं, वो अलग से ही पढ़ने हैं। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट ज्यादा चुनते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में भी पढ़ने हैं और जीएस में भी पढ़ने हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट है आज हमारे पास एक, इसके भी दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, इनका भी ईच ऑफ 250 मार्क्स, ठीक है। फिर एक ये पांचवा पेपर मान के चल लो, इसको छठा, और एक है 7th एससी, ये भी 250 का भी। एसए का मतलब होता है निबंध, सोशल इश्यू पे, ठीक है, हिस्टोरिकल किसी इश्यू पे, या भी किसी साइंस के किसी इश्यू पे, साइंस के मतलब टेक्नोलॉजी के, जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आ सकता है। साइंटिफिक अप्रोच, नॉर्मली क्या होता है साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल, इन दोनों को मिला के आजकल ऐसे पढ़े जाते पूछे जाते हैं, उनको आपको सोल्व करना है। और ये कई बार ऐसे एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, दो ऐसे 125 प्लस 125, तो टोटल तो 250 होगा। तो अब देखो 250 250 और 250 कितने बन गए, 750। 1000 थे यहाँ पे और 750 यहां हो गए, तो टोटल एग्जाम कितने का होगा, 1750। और आपको पता है 1750 में से 800 700 900 यहां तक लिस्ट लगती है, 700 800 तक भी, मतलब 50% से नॉर्मली कम रहती है लिस्ट। अगर आपके जीएस के किसी पेपर में 250 में से 125 मार्क्स है तो ये मान लो आप टॉपर्स की लाइन में हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चीजों को ऐसे पढ़ाता नहीं। आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हो बट एजुकेशन सिस्टम हमारा उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से यूपीएससी डिमांड करती है। तो 1750 मार्क्स का होगा भाई हमारा मेंस। अब इस मेंस को जो पास करेगा, यहां से मेरिट बनेगी भी फाइनल, जो बच्चे पास करेंगे मेंस एग्जाम को उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार। और ये जो इंटरव्यू है ये है 275 मार्क्स का।
तो इसमें अगर हम इसको जोड़े 275 को, तो ये कितना बचेगा भाई, 2025, 2025। इसमें से मार्क्स आएंगे टोटल लास्ट में कि भाई इसके 2025 में से इतने नंबर हैं, इसके 2025 में से 2025 में से इतने मार्क्स हैं, टॉपर के इतने हैं, सेकंड इतने हैं, थर्ड इतने, जो टोटल होगा सिलेक्शन वो इनमें से होगा। अब ये जो 275 मार्क्स का इंटरव्यू है, इसमें क्या पूछा जाएगा, जो सब्जेक्ट हमने लिखे उन्हीं में से पूछा जाएगा। कोई हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की जो करंट अफेयर्स की कोई न्यूज है उसके बारे में पूछा जाएगा, या आपकी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाएगा। खुद क्या हो आप, आपके सामने कई बार सिचुएशन रखी जाएंगी कि भाई इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपका जो रियल चरित्र है, रियल कैरेक्टर है, उसको जज करा जाएगा। क्लियर है इस बात में कि भाई ऐसा तो नहीं आपने चीजों को रट लिया और लिख के आगे भाई मेंस भी क्लियर कर दिया और आप उस हिसाब के आदमी नहीं हो, तो आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स दिया जाएंगे और फिर उसको आपको सिलेक्शन से बाहर करने का रास्ता दिखाया जा सकता है। इंटरव्यू में आपकी क्या हॉबीज हैं, आप पढ़ाई के अलावा क्या क्या काम करते हो, और फिर जो बताओगे ना, जो आपने लिखा है उसमें अपना जो रिज्यूमे दिया है, जो फॉर्म में आपने आपने अपने बारे में बताया है, और जो आप बोल रहे हो उन वो कितने रिजेंबल करती हैं चीजें। आपके सामने रियल लाइफ की सिचुएशन रखी जाएगी, आपकी हॉबीज के बारे में डिस्कशन होगा, और जो बच्चा इसको भी क्लियर करेगा तो टोटल फाइनल में से मेरिट लिस्ट में उसका सिलेक्शन होगा। अब इस सिलेबस को हमने देख लिया है, फिर से अगर किसी को डाउट है तो वीडियो को पीछे करके उसको देख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इस सिलेबस को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा भाई ये चीजें ही हम पढ़ते हैं स्कूल में भी, एसएसटी की बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 11th-12th में जो हिस्ट्री है, जिसके पास पॉलिटिकल साइंस है या ज्योग्राफी, क्या ये नहीं पढ़ते भैया, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते ऐसे हम? ठीक है, मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको भी पता चल गया भी किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस कर। हाँ, आप अगर यूपीएससी की दिशा में जाना चाहते हो तो ये है इसका सिलेबस, और इस सिलेबस के आधार पे ही हम जो आने वाला बैच है या आने वाला समय है उसमें जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी वो इस हिसाब से होंगी, वो होंगी तो एनसीईआरटी से ही जुड़ी हुई चीजें, बट उसको यूपीएससी के तर्ज पे कैसे पढ़ा जाता है, यूपीएससी क्या डिमांड करती है उन बुक से, वो पढ़ना है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे उनकी आंसर राइटिंग आपको करनी है, शुरुआत से तैयारी करेंगे। जिस दिन ग्रेजुएशन होगी प्रभु की कृपा से पहले चांस में सिलेक्शन होगा और अच्छी पोस्ट पे होगा। थैंक यू, बाय।